Today I am going to teach you about the Lewis dot structure of the molecule. किस तरह से हम लोग कोई मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर लिखते हैं और उसमें किस तरह से इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट होता है, एक आइटम दूसरे आइटम के किस तरह से जुड़े हुए रहते हैं, किसके बीच डबल बॉन्ड होता है, किसके बीच सिंगल बॉन्ड होता है, कौन सेंट्रल आइटम होगा, ये सारा डिसाइड इसके द्वारा हम लोग करते हैं। अब हम लोग सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर लिखने के पहले हम लोग उसका सिमेट्रिकल स्केलेटन लिखते हैं और उसके लिखने का हम लोग के पास कई तरीका है जिसके आधार पर हम लोग डिसाइड करते हैं। अब हम लोग समझ लें कि सबसे पहले सिमेट्रिकल स्केलेटन क्या होता है। हमारे शरीर में भी दो हाथ है, दो पैर है, मुंह है, नाक है, आँख है, सबका एक डेफिनिट पोजीशन होता है। अगर उसके पोजीशन को अगर हम लोग बदल दें, मतलब दो पैर है उसके जगह पर दो हाथ हो जाए, दो हाथ के जगह पर अगर पैर हो जाए, तो इसको हम लोग कहेंगे कि अनसिमेट्रिकल स्केलेटन हुआ ये। और अगर सही जगह पर है तो हम लोग क्या कहेंगे कि वो सिमेट्रिकल स्केलेटन है हम लोग का। उसी तरह से कोई मॉलिक्यूल है उसका भी सबसे पहले हम लोग सिमेट्रिकल स्केलेटन क्या होगा ये किस तरह से डिसाइड करेंगे हम लोग देखेंगे। इसके बाद किस तरह से एक आइटम दूसरे आइटम के बीच जुड़े हुए हैं, उनके बीच सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, किस तरह का बॉन्ड है, अगर सेंट्रल आइटम है तो कौन सेंट्रल आइटम हो सकता है, कौन नहीं हो सकता है, सारा डिसाइड इसके द्वारा हम लोग कर देते हैं और तब हम लोग उसका स्ट्रक्चर लिखते हैं। और इलेक्ट्रॉन के द्वारा हम लोग पहले भी डॉट के द्वारा दर्शाते हैं जिसको हम लोग कहते हैं डॉट स्ट्रक्चर। चूँकि इस स्ट्रक्चर को लेविस ने दिया था, डिसाइड करने के तरीका को उसने बताया था, इसलिए हम उसको लेविस डॉट स्ट्रक्चर के नाम से जानते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये देखें कि किस तरह से उसके स्केलेटन को डिसाइड करेंगे कि स्केलेटन क्या होगा। अब देखिए सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं स्केलेटन लिखने में कि जो सबसे लिस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है उसको हम लोग सेंट्रल आइटम के रूप में रखते हैं और ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है उसको साइड में रखते हैं। अब हम लोग देख लें, जैसे मान लीजिए कार्बन डाइऑक्साइड का नाम सब लोग सुने हैं। कार्बन डाइऑक्साइड का क्या स्केलेटन होगा हम लोग किस तरह से लिखेंगे देख लें। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखें, द लिस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट यूजुअली टेकन एज सेंट्रल आइटम एक्सेप्ट हाइड्रोजन। अगर कोई मॉलिक्यूल है तो उसमें सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, उसको हम लोग सेंट्रल आइटम के रूप में रखते हैं। और ये भी हम लोग समझ लें कि हाइड्रोजन को कभी सेंट्रल आइटम के रूप में नहीं रखते, इसलिए केवल वो एक बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, इसलिए वो सेंटर के रूप में नहीं रख सकता है। अब हम लोग जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हुआ एक एग्जाम्पल लिए, तो हम लोग को डिसाइड करना है कि ऑक्सीजन सेंटर में होगा कि कार्बन सेंटर में होगा। तो चूँकि हम लोग जानते हैं कि कार्बन क्या है, मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव दैन ऑक्सीजन, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, कार्बन को बीच में रखेंगे और उसके बगल में ऑक्सीजन हो सकता है। तो एक चीज़ और हम लोग समझ लें कि ऑक्सीजन को हम लोग कार्बन के दोनों तरफ ये दो तरीका से रख सकते हैं। कार्बन के बाद दो ऑक्सीजन जो एक से के साथ जुड़ा हो और कार्बन के अगर बगल में एक ऑक्सीजन, इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। लेकिन हम ये देखें कि ये सही है कि ये सही है, इसके लिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ऑक्सीजन एटम डज नॉट बॉन्ड टू ईच अदर एक्सेप्ट O2, O3, O2 माइनस, O2 माइनस। कहने का मतलब होता है कि ऑक्सीजन के साथ तभी जुड़ेगा तब वो O2 के रूप में हो, या O3 ओजोन के रूप में हो, या पर ऑक्साइड के रूप में हो, या सुपर ऑक्साइड के रूप में हो, तभी ऑक्सीजन एक साथ है जुटेगा, नहीं तो आपस में जुटता नहीं है। तो हम लोग के अनुसार क्या हो गया, नियम के अनुसार
ऑक्सीजन ऑक्सीजन, चूंकि कार्बन डाइऑक्साइड है इसलिए ये क्या होगा, ऑक्सीजन ऑक्सीजन के साथ नहीं जुटेगा, कार्बन के दोनों तरफ ऑक्सीजन रहेगा। मतलब कहने का मतलब हुआ ये इसका सही स्केलेटन हुआ, ये नहीं है। हम लोग समझ लिए कि कार्बन डाइऑक्साइड का स्केलेटन क्या होगा, तो बीच में कार्बन होगा और दोनों तरफ ऑक्सीजन होगा। एक स्केलेटन हम लोग लिखना समझ गए। दूसरा में आगे बढ़ते हैं। हाइड्रोजन एक्चुअली बॉन्ड्स विथ एन ऑक्सीजन एटम एंड नॉट टू द सेंट्रल एटम इन ऑक्सी एसिड्स। अगर कोई ऑक्सी एसिड्स हो, मतलब उस एसिड में जिसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट हो, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं कि हाइड्रोजन को ऑक्सीजन के साथ जोड़ कर रखते हैं, सेंट्रल एटम के साथ उसको नहीं जोड़ेंगे। जैसे मान लीजिए कि H2SO4 है। अगर हम पूछें इसमें कि सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट कौन सा है, तो सल्फर है। इसमें 2 हाइड्रोजन है, 4 ऑक्सीजन है। तो इसमें कहीं भी नहीं पर ऑक्साइड है, नहीं सुपर ऑक्साइड है, नहीं O2 है, नहीं O3 है। इसलिए क्या होगा कि ये जो 4 ऑक्सीजन होगा सल्फर के चारों तरफ जुड़ेगा। अब पूछ सकते हैं कि हाइड्रोजन सल्फर के साथ जुड़ेगा कि नहीं, अतः नहीं जुड़ेगा। इसलिए नहीं जुड़ेगा कि अगर कोई भी ऑक्सी एसिड्स हो उसमें सबसे पहले हाइड्रोजन को ऑक्सीजन के साथ जोड़ते हैं। तो हमारे पास 2 हाइड्रोजन है, तो ये ऑक्सीजन के साथ इधर जुड़ गया, ये ऑक्सीजन के साथ इधर जुड़ गया। यही इसका स्केलेटन हुआ। इसके बाद हम लोग एक और एग्जांपल ले लें, जैसे थर्ड में HNO3, या सबसे बढ़िया एग्जांपल है 3 में H3PO2। इसमें हाइड्रोजन की संख्या 3 है। हम लोग देखें कि फास्फोरस इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है ऑक्सीजन के सापेक्ष, ये सेंटर के रूप में रहेगा। हाइड्रोजन है लेकिन नहीं रह सकता है, क्योंकि हम लोग अभी पढ़े कि हाइड्रोजन को सेंट्रल एटम के रूप में नहीं रख सकते हैं, क्योंकि एक से ज़्यादा वो बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं कर सकता है। तो अब हमारे पास 2 ऑक्सीजन और 3 हाइड्रोजन है। तो ऑक्सीजन को हम लोग क्या करेंगे, अगल बगल में रख देते हैं फास्फोरस के। हमारे पास 3 हाइड्रोजन है, तो हम लोग क्या देखें, क्या पढ़े अभी तक कि हाइड्रोजन क्या होगा, हमेशा ऑक्सीजन के साथ रहेगा। तो एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर। अब हमारे पास एक हाइड्रोजन बच गया, तो उसको हम लोग किसके साथ जोड़ देंगे, फास्फोरस के साथ, इस तरह से। तो इसका स्केलेटन H3PO2 का यही स्केलेटन होगा। तो हम लोग ये अभी देख लिए कि किस तरह से हम लोग कोई मॉलिक्यूल का स्केलेटन डिसाइड करते हैं, मतलब एक आइटम दूसरे आइटम के साथ किस तरह से अरेंज्ड है उसको हम लोग लिखना समझ गए। एक चीज और हम लोग समझ लें कि अगर कोई मॉलिक्यूल पॉलीसेंटर्ड हो, पॉलीसेंटर्ड मतलब एक से ज़्यादा उसमें सेंटर हो, तो हम लोग किस तरह से उसका स्केलेटन बनाएंगे। जैसे मान लीजिए C2H4, तो हम लोग उसका स्केलेटन किस तरह से देते हैं, ये कार्बन बीच में, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, इस तरह से पॉलीसेंटर्ड वाला को लिखते हैं। इसके बाद और देख लें, जैसे मान लीजिए C2H2 को ही लिखना है, इसमें भी 2 कार्बन एटम है, पॉलीसेंटर्ड है, एक से ज़्यादा सेंटर्ड है होगा। तो ये कार्बन, इधर हाइड्रोजन और इधर हाइड्रोजन, यही इसका स्केलेटन होगा, जो कि पॉलीसेंटर्ड मॉलिक्यूल होगा। तो हम लोग अभी क्या सीख लिए कि स्केलेटन किस तरह से कोई मॉलिक्यूल का होगा देख लिए। अब हम लोग देखें कि किस तरह से कितने नंबर ऑफ बॉन्ड्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन का किस तरह से अरेंजमेंट होता है, और एक आइटम दूसरे आइटम से किस तरह से जुड़ा रहता है, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं H2SO4। तो H2SO4 का स्केलेटन अभी हम लोग पढ़ लिए इस तरह से।
ये ऑक्सीजन इस तरह से जुड़ा हुआ है, इसमें कहीं डाउट नहीं होना चाहिए। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल इन द वैलेंसी शेल ऑफ ऑल द आइटम्स इफ नेगेटिव चार्ज इज प्रेजेंट, नंबर ऑफ चार्जेज इज एडेड, एंड इफ द पॉजिटिव चार्ज इज प्रेजेंट देन नंबर ऑफ चार्जेज इज सब्ट्रैक्टेड। तो सबसे पहले हम लोग देख लें उस पर जिस पर कोई चार्ज नहीं हो, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले ए द्वारा टोटल जो आइटम मॉलिक्यूल में प्रेजेंट है उसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है उसको ए द्वारा हम लोग डिनोट करते हैं। तो चूंकि H2SO4 में 2 हाइड्रोजन है तो 2 × 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 × 1, फिर सल्फर है तो सल्फर में वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है 6, प्लस ऑक्सीजन है इसमें भी 6, सल्फर की संख्या 1 है इसलिए 6 हो गया, इधर ऑक्सीजन की संख्या 4 है तो 4 × 6 मतलब 6 × 4, ये 2 + 6 + 24 इजकल टू 8 + 24 इज इक्वल टू 32। ये हो गया, एक क्या हो गया कि नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ ईच एटम्स उसके सम को हम लोग निकाल लिए। तो ये कितना आ गया 32। 32 कहाँ से आया फिर से देख लें, चूंकि इसमें हाइड्रोजन की संख्या 2 है, हाइड्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 होती है इसलिए 2 × 1 हो गया। सल्फर की संख्या 1 है, इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या 6 होती है तो 6 हो गया। इधर ऑक्सीजन की संख्या 4 है, ईच ऑक्सीजन आइटम के पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होता है इसलिए हम लोग इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या टोटल 6 × 4 24 हो गया, तो टोटल 32 हो गया। अब देख लीजिए, कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाय ऑल द आइटम्स टू अचीव नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। बी में क्या कर रहा है कि हर आइटम को स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन प्राप्त करने के बाद कितना उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में या सेल में इलेक्ट्रॉन बच गया या रह गया, उसी को हम लोग कहते हैं कि स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। जैसे हाइड्रोजन है, स्टेबिलिटी के लिए 2 इलेक्ट्रॉन गेन इसके पास होना चाहिए, अगर सल्फर है इसके पास 8 होना चाहिए, ऑक्सीजन है तो उसको 8 होना चाहिए, ये टोटल को हम लोग सम निकाल लेते हैं। फिर से देख लीजिए, कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नीडेड बाय ऑल द आइटम्स टू अचीव नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, यही बी हो गया। तो हम लोग क्या लिख दीजिए, हाइड्रोजन की संख्या डुएट रूल के अनुसार 2 होगा तब स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका हो जाएगा 6 8 + 8 × 4, मतलब ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन संख्या 6 होती है, अगर 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा तो 8 हो जाएगा, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। तो हम लोग 4 + 8 + 32 कितना हो गया 12 + 32 इजकल टू 44, बी हो गया। अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़े, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर्ड, इसको एस द्वारा डिनोट करें कि टोटल शेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है जो कि बॉन्ड फॉर्मेशन में भाग लिया है। तो हम लोग किस तरह से निकालेंगे, B - A, मतलब 44 - 32 इजकल टू 12। शेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो गई 12 हो गई। अब हम लोग निकालेंगे कि नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितना होगा, नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड्स इज इक्वल टू 12/2। क्यों होगा, क्योंकि एक कोवैलेंट बॉन्ड बनने के लिए कम से कम 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है। तो उसी से हम लोग क्या किए, 2 से डिवाइड कर दिए, तो नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड कितना हो गया 6 हो गया। अब हम लोग आगे बढ़े, नंबर ऑफ बॉन्ड्स निकाल लीजिए S/2। प्लेस द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन स्केलेटन यूजिंग डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड ओनली व्हेन नेसेसरी। अब हम लोग देख लें स्केलेटन में सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड क्या होगा हम लोग एक बार समझ लें। अब जैसे सल्फर है, हमारे टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड की संख्या 6 होगा इसमें, तो सल्फर है ये ऑक्सीजन के साथ, यहाँ ऑक्सीजन, यहाँ ऑक्सीजन,
बॉन्ड की संख्या 1 2 3 4 5 6, 6 बन गया। बॉन्ड की संख्या कितनी हो गई? 6 हो गई। अब हम लोग देखें इसका लेविस डॉट स्ट्रक्चर लिखें तो क्या होगा? सल्फर सल्फर में ये 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या, ऑक्सीजन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या, ऑक्सीजन में इसमें स्टार द्वारा दिखला दिए हैं अलग दिखलाने के लिए। ये ऑक्सीजन, नीचे ऑक्सीजन, ये हो गया। अब क्या कर रहा है? सिंगल बॉन्ड, तो ये हम लोग देख रहे हैं सिंगल बॉन्ड की संख्या 1 2 3 4 5 6 हो गया। अब हम लोग क्या, प्लेस द एडिशनल शेयर्ड इलेक्ट्रॉन टू फिल द ऑक्टेट एवरी एटम एक्सेप्ट हाइड्रोजन। हाइड्रोजन में क्या होगा? डुएट रूल के अनुसार होगा। तो अब देख लीजिए नेसेसरी इलेक्ट्रॉन्स को हमने रख दिया तो क्या होगा? ये सिंगल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, ये भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लिया और ये भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लिया। मतलब इसका स्ट्रक्चर इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं, ये इस तरह से, यही हो गया 2 2, यही हो गया H2SO4 का लेविस डॉट स्ट्रक्चर। फिर से एक बार हम लोग समझ लें। सबसे पहले उसका स्केलेटन लिखते हैं, इसके बाद टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की उस मॉलिक्यूल में कितना होगा उसको काउंट कर लेते हैं। तब हम लोग स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन प्राप्त करने के लिए इस आइटम को कितने इलेक्ट्रॉन्स उसके पास चाहिए उस सब को हम लोग ऐड कर देते हैं, तो 44 हो गया। फिर हम लोग क्या करते हैं कि नंबर ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितना हुआ जो कि बॉन्ड फॉर्मेशन में भाग लिया, वो 12 हो गया, जिसको हम लोग क्या किए? B-A से निकाल लिए। नंबर ऑफ बॉन्ड्स का फॉर्मेशन कितना किया? S/2 कर दिए, 12/2 इसका 6 हो गया। नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड की संख्या 6 हो गई, 1 2 3 4 5 6, यही स्केलेटन में हम लोग अरेंज कर दिए। अब हम लोग लेविस डॉट स्ट्रक्चर के अनुसार इस तरह से इसका अरेंजमेंट कर दिए। यही हो गया H2SO4 का लेविस डॉट स्ट्रक्चर। इसके आधार पर कोई भी मॉलिक्यूल को हम लोग लिख सकते हैं। एक दो और एग्जाम्पल देख लें। एक सिंपल सा लेकर हम लोग चलते हैं, CH4। CH4 का लेविस डॉट स्ट्रक्चर क्या होगा? सबसे पहले हम लोग स्केलेटन लिखते हैं तो कार्बन इसमें सेंट्रल आइटम के रूप में होगा और उसके चारों तरफ क्या होगा? हाइड्रोजन होगा। यही इसका स्केलेटन हो गया, क्योंकि कार्बन एक से ज़्यादा बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, इसलिए हम लोग इसको सेंटर के रूप में रख दिए। अब हम लोग ए लिखते हैं। स्केलेटन लिखने के बाद हम लोग टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स निकाल देते हैं। हाइड्रोजन की संख्या 1 2 3 4 है, तो 4 × 1 और प्लस कार्बन का कितना होता है? 4, 8 हो गया। मतलब कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 हो गई और हाइड्रोजन का कितना हो गया? 4 हो गया। कार्बन की संख्या 1 है, इसलिए 4 × 1 कर देते हैं, 8 हो गया। B = ऑक्टेट या डुएट रूल के अनुसार स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन प्राप्त करने के बाद उसके पास कितना इलेक्ट्रॉन्स रह गया? तो हम लोग हाइड्रोजन 2, इसलिए 2 × इसकी संख्या 4 है, प्लस कार्बन का 8 हो जाएगा। मतलब 8 + 8 = 16। अब हम लोग शेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या निकाल लेंगे, तो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना होगा? B - A, मतलब 16 - 8 = 8। अब हम लोग क्या निकाल लेंगे? नंबर ऑफ बॉन्ड्स, नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड्स बराबर कितना हो जाएगा? 8/2 = 4। अब हम लोग उसका स्केलेटन कंप्लीट हो गया। C में ये 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड और 4 बॉन्ड।
लेविस डॉट स्ट्रक्चर भी हम लोग इसको दिखला सकते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या इसकी 4 हो गई कार्बन की, हाइड्रोजन का एक एक, हाइड्रोजन का एक एक, हाइड्रोजन का एक एक, ये देख लीजिए शेयर कर गया, ये इसका ऑक्टेट के अनुसार 8 हो गया, यही हो गया इसका लेविस डॉट स्ट्रक्चर। मतलब इस तरह से ये इसका CH4 का लेविस डॉट स्ट्रक्चर हो गया। ये हम लोग डैश द्वारा भी दिखला दिए। अब हम लोग दूसरा देख लें कि अगर निगेटिव चार्ज हो तो हम लोग क्या करेंगे, उसका भी एक एग्जांपल देख लें। जैसे हम लोग लिख रहे हैं SO4 या NO3 माइनस, इसका क्या स्ट्रक्चर होगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करें, स्केलेटन, नाइट्रोजन क्या है, मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव देन ऑक्सीजन, चूंकि इसमें ऑक्सीजन नहीं है, O3 नहीं है, पर ऑक्साइड नहीं है, सुपर ऑक्साइड नहीं है, इसलिए नाइट्रोजन से चारों तरफ से ऑक्सीजन जुड़ जाएगा। एक पर निगेटिव चार्ज है तो निगेटिव चार्ज दे दिए। अब हम लोग नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितना होगा, नाइट्रोजन की संख्या 1 है तो 5, ऑक्सीजन की संख्या कितना है 6 है, सॉरी ऑक्सीजन की संख्या 3 है, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या 6 होती है। अब प्लस एक निगेटिव चार्ज है तो एक ऐड कर दिए। अगर निगेटिव चार्ज होगा, जितना निगेटिव चार्ज होगा उतना हम लोग ऐड कर देते हैं। तो कितना हो गया 5 प्लस प्लस 1 24। बी इज इक्वल टू ईच आइटम को अपने ऑक्टेट रूल के अनुसार स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन प्राप्त करने के लिए अगर इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो जानी चाहिए 8, इसकी संख्या ऑक्सीजन की 8 है, ऑक्सीजन की संख्या 3 है तो 3 × 8, अब प्लस नाइट्रोजन को भी 8 ही चाहिए, 24 + 8 32। एस बराबर नंबर ऑफ बॉन्ड 32, मतलब B - A बराबर 32 - 24, 8 हो गया। नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितना हो गया 8/2 = 4। नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितना हो जाएगा, नाइट्रोजन डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड अरेंज करते हैं तो ये एक ऑक्सीजन हो गया 1 बॉन्ड, ये 2 बॉन्ड, एक क्या हो गया 3, 2 × 2 4 बॉन्ड हो गया। नंबर ऑफ बॉन्ड्स, एक पर नेगेटिव चार्ज है तो इस पर नेगेटिव चार्ज कर दिए। अब लेविस डॉट स्ट्रक्चर के द्वारा भी हम लोग दर्शा सकते हैं, ये ऑक्सीजन पर कितना इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या 5 होता है, नीचे लिख देते हैं। नाइट्रोजन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या 5, अब हम लोग एक ऑक्सीजन है, सॉरी ये ऑक्सीजन कहाँ से रहेगा, 3 ही ऑक्सीजन है, फिर से लिख देते हैं। नाइट्रोजन ऊपर लिख देते हैं, बॉन्ड की संख्या 4 हो गई। नाइट्रोजन ये ऑक्सीजन, नाइट्रोजन ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये फिर एक हो गया निगेटिव चार्ज, एक तो एक इलेक्ट्रॉन दर्शा दिए यहाँ, दूसरा ऑक्सीजन, तीसरा ऑक्सीजन, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो गया, ये हो गया एक ऑक्सीजन, ये हो गया, ये 2 4 बॉन्ड, मतलब हम लोग लिख सकते हैं इस तरह से
N, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, ये O, इस पर नेगेटिव चार्ज, यही इसका स्ट्रक्चर। लेविस डॉट स्ट्रक्चर हो गया और डैश स्ट्रक्चर ये हो गया। इस तरह से हम लोग अगर कोई मॉलिक्यूल पर या आयन पर अगर निगेटिव चार्ज होगा तो इस तरह से स्ट्रक्चर बनाएंगे। एक और देख ले एग्जांपल, अगर आयन पर पॉजिटिव चार्ज होगा तो क्या करेंगे, NH4 प्लस, इसमें हम लोग क्या करेंगे, नाइट्रोजन होगा सेंट्रल आइटम के रूप में, हाइड्रोजन का अरेंजमेंट इसका चारों तरफ से इस तरह से होगा, इस तरह से होगा। एक हाइड्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज अगर दर्शाना है तो दिखला सकते हैं। अब A इक्वल टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना हो जाएगा, 5 प्लस 1 इंटू 4 प्लस -1 हो जाएगा, इसलिए कि एक पॉजिटिव चार्ज है। -1 8 हो गया। B इक्वल टू 8 प्लस 16 हो गया। एस बराबर 16 इंटू 8 बराबर 8। नंबर ऑफ बॉन्ड्स इजकल टू कितना, 8/2 इजकल टू 4 हो गया। मतलब ये नाइट्रोजन, ये एक हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, ये एक हाइड्रोजन, 4 गो बॉन्ड बन गया। अब देखिए इसका लेविस डॉट स्ट्रक्चर हम लोग लिख सकते हैं, ये हाइड्रोजन, ये H प्लस पर क्या हो गया, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो गया, यही हो गया कोऑर्डिनेट बॉन्ड, 1 2 3 4। इस तरह से हम लोग इसका लेविस डॉट स्ट्रक्चर लिख दिए अगर कोई आयन पर पॉजिटिव चार्ज हो। अब हम लोग अभी तक देख लिए कि अगर कोई मॉलिक्यूल न्यूट्रल हो या उस पर आयनिक फॉर्म में हो, पॉजिटिव चार्ज हो उस पर या नेगेटिव चार्ज हो, तो किस तरह से उसका लेविस डॉट स्ट्रक्चर लिखते हैं। और यही हम लोग का रूल है जिसके अनुसार हम लोग लिख सकते हैं। कोई भी मॉलिक्यूल हो आराम से लिख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। इसलिए ये टॉपिक आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जब तक कोई चीज़ का स्ट्रक्चर नहीं लिखना समझेंगे कि किस तरह से उसका स्ट्रक्चर हम लोग लिखते हैं, तब तक हम लोगों का कोई भी उसका ज्योमेट्रिकल शेप या किस तरह का हाइब्रिडाइजेशन होगा या बहुत सी बात हम लोग समझ नहीं पाएंगे। इसलिए ये टॉपिक हम लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हम एक और सुविधा के अनुसार सारा रूल को लिख दिए हैं पहले ही कि अलग से आपको नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं होगी, इसी से आपका काम चल जाएगा। जब अगर वीडियो लेक्चर देखिएगा सारा कुछ दिया रहेगा, सामने रहेगा, उसका स्ट्रक्चर 10 20 50 लिखेंगे, तब आपके पास कॉन्फिडेंस आ जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। कल हम लोग फॉर्मल चार्ज के बारे में पढ़ेंगे, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई मॉलिक्यूल स्टेबल है कि नहीं, उसकी स्टेबिलिटी एक मॉलिक्यूल के सापेक्ष दूसरे मॉलिक्यूल की कम है ज़्यादा है, सारा उसके आधार पर हम लोग डिसाइड करते हैं। थैंक्स।